क्लास 11th में मैथमेटिक्स में ये पहला चैप्टर है सेट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में ये कुछ आउट ऑफ 80 8 या 10 मार्क्स 8 to 10 मार्क्स का ये आता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टेट बोर्ड में यही चैप्टर क्लास 10th में है और ICSE बोर्ड में भी ये चैप्टर क्लास 9-10th में है। तो आइए पढ़ें सेट्स को। ओके, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आइए सेट की डेफिनेशन के हिसाब से देखें। सेट का मीनिंग है, आपके पास में एक पेंसिल सेट होती है, ठीक है, जैसे पेंसिल सेट, और इसके बाद में किचन सेट होता है, इसके बाद में स्क्रू ड्राइवर्स का सेट हो सकता है, ऐसे करके हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेट्स यूज करते हैं। अभी मैथमेटिक्स में ये सेट्स इन्हीं के जैसा है। सेट सेट जो शब्द है, सेट या फिर कलेक्शन, ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। अब सेट बोलिए या कलेक्शन बोलिए, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें वेल डिफाइंड हैं और कुछ चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं। जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये वेल डिफाइंड नहीं है। फिर ब्यूटी ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। बट बाउंड्री, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स और इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो कि वेल डिफाइंड है। अगर मैं इवन नंबर कहता हूं तो आपके सामने में सिर्फ इवन नंबर की डेफिनेशन से जो आने चाहिए वही आ रहे हैं। ये वेल डिफाइंड, इसमें कभी 7 नहीं आ सकता है ना, कभी 3 नहीं आ सकता, तो दिस इज वेल डिफाइंड। बट इंटेलिजेंस इज नॉट वेल डिफाइंड। बेस्ट है ना, जैसे बेस्ट प्लेयर, तो हु इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल द टाइम। सो इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग प्लेयर्स का नाम लेंगे क्योंकि बेस्ट डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंस ये भी डिफाइंड नहीं, हु इज द बेस्ट साइंटिस्ट और हु वाज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। ग्रेटनेस ये भी डिफाइंड नहीं है कि क्या होने पर आप उसे ग्रेट कहेंगे। वैसे ही ब्यूटीफुल होना या ब्यूटी, जैसे कि द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, बट आप कहेंगे कि वो गार्डन में बेकार सा है, मुझे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, लेकिन वो पेंटिंग किसी के लिए बहुत ही बोरिंग हो सकती है, बेकार हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डिफाइंड नहीं है। हम नहीं कह सकते कि कितने लेवल के बाद ही हाँ ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। वैसे ही हु इज द बेस्ट प्लेयर, विच इज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस वर्ल्ड, विच इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिफाइंड नहीं है। वहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वेल डिफाइंड है। तो एक डिफरेंस इनके बीच का हमें ये पता रहना चाहिए। मैं इसमें आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल और इसमें ऐड कर दिए, जैसे टैलेंट, अगली, लॉयल। तो इन चीज़ों को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हु इज़ द मोस्ट लॉयल पर्सन, है ना, हु इज़ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो इन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी ये बातें आएंगी तो वहाँ पे कलेक्शन नहीं हो सकता, सेट नहीं बन सकता। तो सेट बनाने के लिए हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। उस कलेक्शन में जो आए उसको लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सभी लोग एक ही जैसा कलेक्शन बनाएं। जैसे कि मैं आपको कहूँ 5 नेचुरल नंबर, which 5 natural number या 5 even numbers which are less than 10. 5 even numbers, 5 even numbers less than let's say 20. तो कौन आ जाएंगे उसमें? इसमें एक तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
इनके अलावा और कोई आने वाला है क्या इस टॉपिक में? 5 इवन नंबर्स लेस देन 20, तो आपको इन्हीं में से किसी 5 को लेना है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी जगह पे हो, अगर हम उसे मैथमेटिक्स की जानकारी है और अगर पूछेंगे आप 5 इवन नंबर बताइए जो कि 20 से छोटे हैं, तो वो इन्हीं में से किसी एक को बताएगा, है ना। वो 92 नहीं कह सकता, 110 नहीं कह सकता। तो फॉर एवरीवन एवरी प्लेस, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड है कि 20 से छोटे प्राइम इवन नंबर कौन है, और इन्हीं में से कोई 5 ले सकते हैं आप। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आसानी से डिफाइंड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफाइंड नहीं है। तो हमें बात करनी है सेट्स की, इसलिए हम बात करेंगे डिफाइंड चीज़ों की। तो जैसे कि द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, set of all districts in Maharashtra, ये दोनों चीजें डिफाइंड हैं। इंडिया में जो रिवर्स है वो इंडिया में ही, जो रिवर्स इंडिया में है वही इस सेट में आएगी, है ना। जैसे कि नाइल, ये रिवर नहीं आएगा, थेम्स, ये रिवर भी नहीं आएगा, है ना। तो जो रिवर्स इंडिया में है वही आएंगी, तो ये सेट डिफाइंड है। सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, ये भी डिफाइंड सेट है ना। आप इसमें गोवा के डिस्ट्रिक्ट्स नहीं डाल देंगे इस सेट में, या फिर एमपी के डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखेंगे। तो ये बातें वेल डिफाइंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास अगर 10th थी तो आपकी क्लास के सभी बच्चों का सेट, इसमें 9th के बच्चे नहीं आएंगे, इसमें 11th या 12th के बच्चे भी नहीं आएंगे। तो ये भी वेल डिफाइंड है। अगर आप कहीं पे फोटोग्राफी के लिए सभी बच्चों को बुला रहे हो जो कि आपके क्लास के हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला कि छोटे बच्चे भी आएंगे क्या या सीनियर स्टूडेंट्स भी आएंगे क्या, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट हमने लिखा होता सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूजन हो सकता था कि क्या स्कूल के सभी बच्चों को बोला जा रहा है ना। सेट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन 50, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे करके हम सेट्स को समझ सकते हैं कि सेट उन्हीं चीज़ों का बनता है जो कि वेल डिफाइंड हो, जिनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सेट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, कुछ चीज़ों को जमा करते हैं जिनमें कि एक खास प्रॉपर्टी हो। जैसे कि मैंने कहा द सेट ऑफ ऑल रिवर्स, तो आप माउंट एवरेस्ट लिख दोगे, उसमें कंचनजंगा लिख दोगे क्या? नहीं लिखोगे, आप सिर्फ रिवर्स के नाम लिखोगे, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, है ना। ऐसे इन रिवर्स का नाम लिखोगे, आप कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखोगे उसमें। तो कलेक्शन करने के लिए आप चीज़ों को जमा करते हैं ना, कलेक्शन मीन्स चीज़ों को जमा करना। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके बाद जो उस सेट में आते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। और इन्हें हम रखते हैं इन पैरेंथेसिस के बीच में, इनको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं, नहीं तो पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ये ब्रेसेस है जो कि दांतों पे भी लगते हैं, उन्हीं के शेप के जैसा है, इसलिए इसे ब्रेसेस भी बोलते हैं, नहीं तो पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करना है हमेशा कैपिटल लेटर से, और सेट के अंदर में जो कुछ भी आप लिखेंगे उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, और ये हमेशा डिनोट होते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं कुछ सेट्स लिखता हूं। सेट ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th, सब्जेक्ट्स मैं उसको एस नाम दे दूं और उसके बाद ब्रेसेस डाल दूं और लिखूं मैथ्स, साइंस,
ये एलिमेंट्स हो गए, और किनका लिखना था, सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th, उनका कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th। तो सेट वर्ड को हटा करके आप कलेक्शन भी यूज करो तो समझने में आसान हो जाता है। तो कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th में जो सेट बन रहा है उसको हमने एस नाम दे दिया, और जो सब्जेक्ट्स है उनको इस ब्रैकेट के बीच में लिखना है, इंग्लिश, हिंदी और फिर सोशल साइंस। इसको तो मैं भूल ही गया था। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं इस सेट के। तो आप ये नहीं सोचो कि इसे कैपिटल एम लिख दिया है, इसको तो स्मॉल एम, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेट्स में जस्ट कुछ अल्फाबेट्स ही डालने हैं तो अल्फाबेट्स हमेशा स्मॉल लेटर में। यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं डाले हैं, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ एस इक्वल्स टू, अगर ए बी सी डी ऐसे लिखना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम, है ना। इनकी जगह पे, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट कर रहे हैं, तो बाकी के अंदर के एलिमेंट्स भी अगर लेटर हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाम है तो उसको आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही करोगे। तो इन्हें कहते हैं आप एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट। कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट किसी सेट से होता है। जैसे कि मैथ्स इस एस सेट से बिलोंग कर रहा है, साइंस भी एस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसमें और भी कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। ओके, पढ़ रहे होंगे आप इन दोनों को, मैं तीसरा लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 0। सॉल्यूशन, तो सेट को s नाम दे दिया, और इसके सॉल्यूशन कौन होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा 2 और -2, तो 2 -2। इसके बाद में नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद J, क्या होंगे, लेट्स से दैट मंथ इज M। सेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। M क्या हो गया, जनवरी, मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, जून और जुलाई, 3 आ गए। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। तो सेट इज अ कलेक्शन, बस कलेक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी बनाए तो उसमें वही एलिमेंट्स आए, तब हम कहते हैं कि वो एक सेट है। अब इसमें ये 1, 3 ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, तो इस सेट O को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू O, 3 बिलोंग्स टू O। लाइक इस एग्जांपल में A बिलोंग्स टू V, E बिलोंग्स टू V, I बिलोंग्स टू V। वही इसमें 2 बिलोंग्स टू S, -2 बिलोंग्स टू S। एन एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट। लाइक इसमें जनवरी बिलोंग्स टू M, है ना, मंथ इस सेट को बिलोंग करता है। तो इस सिंबल को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर है, इसको यूज करना है बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। लाइक दिस बुक बिलोंग्स टू लाइब्रेरी, ही बिलोंग्स टू दैट स्कूल, है ना, this thing belongs to that particular state, or the football belongs to Europe, cricket belongs to Asian countries। तो ये एक सिंबल है
है ना, इसको एप्सिलॉन नाम से जाना जाता है। तो इसको हमेशा रीड करना है बिलोंग्स टू। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा A बिलोंग्स टू V। नाउ V इज द नेम ऑफ द सेट, तो एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट, है ना। एलिमेंट क्या होगा या ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो किसी सेट को बिलोंग करेगा, किसी सेट का होगा। तो इसको याद रखना है हमें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेट्स को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है, तो इन्हें देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, इन दो तरीकों से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म को हम लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। अपने समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिस्ट कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं। और इधर क्या करते हैं, तो इधर जो प्रॉपर्टी है उसे ही लिखते हैं बस। जो भी कॉमन प्रॉपर्टी नजर आती है सभी एलिमेंट्स के बीच में, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो इनके नाम याद रखने हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, A इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। क्या दिख रहा है? ओके, अभी पता चल रहा है कि ये तो इवन नंबर्स है ना। और भी देखें तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर्स है ना। पहले 5 नेचुरल इवन नंबर्स, या पहले 5 इवन नंबर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जीरो नहीं लिया मैंने। नेचुरल नंबर इसी कारण से बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जीरो लेना चाहिए तो नेचुरल नहीं कह पाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दीज आर फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर्स। ये जो फॉर्म में लिखा है दिस इज रोस्टर फॉर्म। आपने क्या किया, कोई सेट होगा A, उसमें ये जो एलिमेंट्स जो भी आ रहे हैं सबको आपने लिख दिया है। तो आप लिख रहे हैं सेट को रोस्टर फॉर्म में। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लिख रहे होते तो भाई प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी आप लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल, x इज एन इवन नंबर, है ना, एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। मैंने क्या किया, अभी प्रॉपर्टी लिख दिया, लेकिन जरा इस प्रॉपर्टी को पढ़िए। ठीक है, ये ब्रेसेस का मतलब क्या से है कि आप ये बीच के पार्ट को पढ़ लो। क्या लिखा है, x इज एन इवन नंबर, और दूसरे पार्ट में लिखा है x इज लेस देन 10। मैंने क्या किया, x, ये जो एलिमेंट्स हैं इन सबको हम x से डिनोट कर रहे हैं। x 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, x 8 को भी रिप्रेजेंट करता है और x 10 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सभी एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। और x क्या है भाई, तो x है, x इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 50 भी हो सकता था, 95, 96 भी हो सकता था, 1000 भी हो सकता था। लेकिन फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी बताई कि x क्या है, 10 है या उससे छोटा है। लेकिन क्या इससे ये बात पूरी हो जाती है? इसमें तो फिर 0 भी आना चाहिए था, है ना। तो क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी बताई वो कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 10। अब ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो दूसरा काम किया है हमने, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी बता दी, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जहाँ पे हमने सिर्फ एलिमेंट्स को ही लिख डाला है, जितने भी एलिमेंट्स होते थे सबको लिख दिया, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसमें मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो मैंने एक सेट लिखा है P एंड इट हैज एलिमेंट्स 1, 4, 9, 16, 25, 36 डॉट डॉट डॉट। क्या दिख रहे हैं ये 1, 4, 9, 16, 25, 36। ओके, ये स्क्वायर्स है ना। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और सो ऑन। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो
इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स में क्या नजर आ रहा है, तो ये एलिमेंट्स में नजर आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये जो अभी सेट लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि हमने जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिस्ट कर दिया है। अगर हम इसे पढ़ें तो शायद ऐसा लिखें, स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो है यहाँ पे उसी को अगर हम लिख दें तो यही सेट रिप्रेजेंट हो रहा है दूसरे फॉर्म में। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देते हैं तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स में क्या कॉमन है कि दे आर स्क्वायर्स। किनका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर्स का। इसी चीज को मैं जैसे लास्ट एग्जांपल में लिखा था, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। x क्या है? तो स्क्वायर है किसका? y का। तो y बताना पड़ेगा। y बिलोंग्स टू n, वेयर कैपिटल N डिनोट्स नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ये जो मैंने वर्ड में लिखा है इसी को सिंबलाइज फॉर्म में करके ऐसा लिख दिया, लेकिन मैंने इसमें एलिमेंट एक भी नहीं लिखा। 1, 4, 9, 16, 25, 36 कोई भी नहीं दिख रहा है इसमें। बट क्या ये पढ़ने से पूरी जानकारी दे रहा है? द सेट ऑफ ऑल x such that x is square of y, where y is natural number। तो x क्या हो गया? नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया। तो वो इन्हीं की कॉमन प्रॉपर्टी थी। ये लोग कौन थे? ये नेचुरल नंबर के ही स्क्वायर है। तो ये जो हमने लिखा ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जब हमने सभी एलिमेंट्स को ही लिख दिया सेट के, तो ये हो जाता है रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम लिस्ट कर देते हैं, इसलिए इसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैंने एक सेट लिखा है T और इसको मैं पढ़ रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, लेस देन एंड इक्वल टू 20। x क्या है? 10 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा है, 20 को इक्वल है या 20 से छोटा है। और फिर x के बारे में लिखा गया है x इज एन इंटीजर। अब ये जो सेट लिखा गया है ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है? तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन प्रॉपर्टी को लिख रखा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन जो प्रॉपर्टी है उसको लिख रखा है। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी एलिमेंट्स हैं इस सेट में उनको लिस्ट करना पड़ेगा, सभी को लिख देना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या लिखेंगे आप? x क्या है? 10 के इक्वल है या तो 10 से बड़ा है, 10 हो सकता है, फिर उससे बड़ा 11, 12, 13, 13.5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता क्योंकि x इज एन इंटीजर। तो ये काफी डिफाइंड है, तो 13 नहीं होगा। यहाँ पे 14 आएगा, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्टली 20। तो ये अभी आपने किस फॉर्म में लिखा? रोस्टर फॉर्म में, मतलब लिस्टिंग फॉर्म में। तो इस फॉर्म में सेट दिया है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ती है। अगर मैं लिखता सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया आर सच दैट okay, R is set x such that x is a river of India। तो इंडिया में क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्स है? नहीं। तो नाम लिख दीजिए, गंगा, यमुना, YAMUNA, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और डॉट। नाम कुछ एलिमेंट्स को हमने लिस्ट कर दिया क्योंकि कुछ सेट ऐसे बनते हैं जिनमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो हम सभी को नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूँ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो आप सभी को नहीं लिख सकेंगे ना, या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नहीं लिखा जा सकता। तो अब इसके लास्ट में एक छोटी सी बात है, ये जो हम लिखते हैं किसी भी सेट को, जैसे मैंने लिखा T इक्वल टू
braces दिया x such that x is a prime and x is less than or equals to 10. मैंने इसको लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x क्या है, एक प्राइम नंबर है और 10 के इक्वल है या तो छोटा है, ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं लेना है। तो अभी हम इसको रेस्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मैं जस्ट इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या लिखा है। ये जो ब्रेसेस है इनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो इस पार्ट को पढ़ेंगे, द सेट ऑफ इतना ही, आगे क्या लिखा है x, मैं अगर चाहता हूँ तो यहाँ पे y भी ले सकता हूँ, द सेट ऑफ ऑल y या द सेट ऑफ ऑल z, फिर आगे भी z आना चाहिए। जो वेरिएबल यहाँ यूज करे उसी को यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। So x is a common thing, that is why we are using x. You can use y, z, w, anything. So the set of all x, ये जो है दो डॉट्स, ये जो दो डॉट्स है इसको हम बोलते हैं कोलॉन, है ना, इसको हम कोलॉन कहते हैं। और इनको रीड करना है कैसे, सच दैट द सेट, ये ब्रेसेस को मैंने पढ़ा द सेट ऑफ, इसके बाद में ऑल भी लगाइए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, बस इतना ही काम है। फिर प्रॉपर्टी बता दीजिए जो भी है। तो कभी भी सेट आप लिखते हैं तो ये इस तरीके से इसको रीड करें। मैं एक और चीज इसमें लिख देता हूँ, जैसे P, the set of all x such that x is an alphabet of the word, give me any book, any word that is okay, the word mathematics, mathematics. P is the set of all x such that x is an alphabet of the word mathematics. ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा P, किनको लिखना है, तो इस वर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं को लिखना है, उन्हीं का कलेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं M है, लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर T, इसके बाद में नेक्स्ट है H, फिर है E, फिर MATI, दिस इज न्यू, और फिर C और फिर S। ओके, खत्म हो गया। अब ये सवाल आएगा कि हमने इसे नहीं लिखा, M दो बार आ रहा था ना, M दो बार आया है, उसे एक ही बार क्यों लिखा, A भी दो बार आ रहा है, इसे भी एक ही बार लिखा है, T भी दो बार है, इसे भी एक ही बार लिखा है। तो जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। और दो बातें हैं कि एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि M दो बार था, A दो बार था, T दो बार था, लेकिन मैंने उसे एक ही बार लिखा। तो पहला तो ये है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी कंडीशन में कभी भी दो बार नहीं लिखा जाएगा, तीन बार नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे वो कितने भी टाइम्स आया हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैंने MAT ऐसा न लिख करके यहाँ पे T को लिख दिया होता, यहाँ पे M को लिख दिया होता और यहाँ पे A को लिख दिया होता तो भी सेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऑर्डर डजंट मैटर्स, केस कौन पहले लिखा गया है कौन बाद में लिखा गया है इसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसको किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि सेट को कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि आपको कहा गया कि राइट 10 प्राइम नंबर्स, तो
तो ये जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही स्टार्ट करें, है ना। आप 7, 11, 2, 13, 5 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। बस ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नोबडी नोटिसेस दैट। और फिर दूसरा ये है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होती किसी भी चीज की, कोई भी चीज एक ही बार लिखा जाएगा, अगर वो कितनी बार भी आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, एक बार से ज्यादा टाइम नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 फॉर्म आपके साथ डिस्कस किए। मैं इसके ऊपर मैं आपको व्हाट्सएप पे एक पेज भेज देता हूँ। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, आप लोग शायद ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये वीडियो देखिए अच्छे से और वो क्वेश्चंस बनाइए। मैं फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, ये पहला ही वीडियो है इसलिए ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया। और जो लोग ग्रुप से छोड़ना चाहते होंगे वो आराम से ग्रुप को छोड़ दें, क्योंकि मैं किसी को हटाऊँ किसी को नहीं हटाऊँ। तो दोज हु डोंट वांट ऑल दिस स्टफ जस्ट लीव द ग्रुप। ओके।